आतिश बुक 1 पार्ट 13। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर धर्म सेवक बन गया है। कई रोज तो वो टेंपल से बाहर ही नहीं निकल। इस शहर में उसके हजारों शागिर्द हैं जो मुआय थाई के नामी गिरामी मास्टर समझे जाते हैं। महाराज वांग याय से मिलने के लिए उन्हें भी कई रोज तक इंतजार करना पड़ता है। ऊपर मुझे बताओ वो रहता कहाँ है, मैं उससे मिलने की कोशिश जरूर करूंगा। होलामफोंग रेलवे स्टेशन से जरा आगे ट्रेमेंट टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है। रोजाना हजारों की तादाद में बुद्धा के पैरोकार यहाँ आते हैं। दिन के वक्त तो उससे मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता रात को कोशिश की जा सकती है। तुम ऐसा करो, कल इसी वक्त मेरे पास आ जाना। मैं उसके एक शागिर्द मास्टर फूफांग से बात करूंगा। हो सकता है उसकी वजह से कुछ आसानी हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं कल आऊंगा। कुछ देर बाद वो उत्तम सिंह की दुकान से निकल आया। वजदान थका हुआ था और सोना चाहता था। प्रताप उसे लेकर होटल वापस आ गया। दूसरे दिन वो फिर उत्तम सिंह की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन उसे मायूसी का ही सामना करना पड़ा। उत्तम सिंह ने बताया कि मास्टर फूफांग मुआय थाई के एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए चियांग माई गया हुआ है और उसकी वापसी 3 दिन बाद होगी। प्रताप वजदान को लेकर दुकान से निकल आया। कुछ ही फासला तय करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। उसने कई मर्तबा मोहतात अंदाज में अतराफ में देखा था, लेकिन 20 लोगों की मौजूदगी में यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उनका ताक़ुब कौन कर रहा है। प्रताप की छठी हिस्स उसे किसी किस्म के खतरे से आगाह कर रही थी। वो वजदान को लेकर होटल वापस आ गया। वो कमरे में बैठा सोचता रहा कि हो सकता है उसका वहम हो, लेकिन रात 1 बजे तस्दीक हो गई कि ये उसका वहम नहीं था। कमरे में एक तरफ रखे टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। यहाँ उसे कौन फोन कर सकता है? फिर उसे ख्याल आया कि शायद उत्तम सिंह ने महाराज वांग से मुलाकात का बंदोबस्त कर लिया और उसे इत्तला देने के लिए फोन किया हो। उसने बेड पर सोए हुए वजदान की तरफ देखा और उठकर रिसीवर उठा लिया। आपके लिए कॉल है मिस्टर सिंह। ये होटल के ऑपरेटर की आवाज थी। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर एक और आवाज आई। मैं दारा बोल रहा हूँ प्रताप सिंह, तुम मेरी नजरों से छुपकर कहीं नहीं जा सकते। कोलालमपुर में किम से हिमाकत हो गई थी। वो तुम्हें और वजदान को शनाख्त नहीं कर सका था। तुमने तो उस लड़के की खातिर वाकई अपने धर्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करके बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और तुमने उसका हुलिया भी खूब बदला है। किम जैसा घाघ आदमी धोखा खा गया। पर देख लो, हमने तुम्हें बैंकॉक पहुंचने के दूसरे दिन ही तलाश कर लिया। तुम जो कुछ भी कर सकते हो कर लो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम उस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर मुझे वाकई हैरत है कि तुमने हमें तलाश कैसे कर लिया। बैंकॉक जैसे शहर में जहां इंसानों का जंगल आबाद है, किसी को तलाश कर लेना कोई आसान काम नहीं। मुझे यकीन था तुम यहाँ अपनी ही बिरादरी के किसी आदमी से राब्ता करने की कोशिश करोगे। यहाँ किम के ताल्लुकात काम आए और उसने अपने मकामी दोस्तों की मदद से बास सिखों की निगरानी कराना शुरू कर दी और इस तरह तुम हमारी नजरों में आ गए। मैं तुम्हें सुबह 10 बजे तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर तुम इस लड़के को मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। बसूरत दीगर तुम दोनों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और तुम जो कह सकते हो कह लो, मेरी लाश पर से गुजर कर तुम इस लड़के तक पहुंच सकोगे। प्रताप ने जवाब दिया और मजीद कुछ कहे सुने बगैर रिसीवर रख दिया। उसने ज्यादा सोचने में वक्त जाया नहीं किया। वो दरवाजे से बाहर निकलकर इधर उधर झांकने लगा और मोहतात अंदाज में चलता हुआ राहदारी के मोड़ पर पहुंच गया, जहां नाइट सर्विस का एक अटेंडेंट कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। प्रताप ने उसे कंधे से हिलाया, होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने और अपने साथ आने का इशारा किया। कुछ नामालूम लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। उन्होंने अभी फोन पे धमकी दी है। मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रताप ने यह कहते हुए जेब से 20 अमेरिकी डॉलर का नोट निकाल लिया। मैं नाइट सुपरवाइजर को बताता हूँ, वो पुलिस को बुला लेगा। और पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। वो लोग सिंगापुर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम मेरी मदद इस तरह कर सकते हो कि मुझे किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बता दो। ये 20 अमेरिकी डॉलर तुम्हारा इनाम। होटल के बिल की फिक्र मत करो, मैंने 1 हफ्ते का एडवांस दिया हुआ है। अटेंडेंट कुछ देर हिचकिचाया, फिर उसने नोट लेकर जेब में रख लिया और उसे वहीं रुकने का इशारा करके कमरे से निकल गया। प्रताप ने वजदान को जगा दिया। इस तरह जगाए जाने पर वो कुछ बदहवास सा हो गया। मौत के इन फरिश्तों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा काके। हमें यहाँ से जाना है, एक महफूज जगह पर। वो अटेंडेंट तकरीबन 15 मिनट बाद वापस आया। मेरे साथ आओ और ये चाबी रख लो। उसने की रिंग प्रताप की तरफ बढ़ाया। पिछली गली में सफेद रंग की कार खड़ी है। मुझे मालूम था तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कार की जरूरत पड़ेगी। मैं ये चाबी चुरा कर लाया हूँ। तुम कार कहीं भी छोड़ देना और दिल खुश कर देता तूने तो। प्रताप ने चाबी ली और उसका मतलब समझते हुए $20 का एक और नोट निकालकर उसके हाथ पे रख दिया।
मेरे साथ आओ। अटेंडेंट ये कहता हुआ बाहर निकल गया। प्रताप भी वजदान का हाथ पकड़े कमरे से बाहर आ गया। वो उस अटेंडेंट के पीछे दबे कदमों मुख्तलिफ राहदारियों में चलते रहे और बिलाखिर अकबी जीने से नीचे आ गए। अटेंडेंट ने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोला और गली में आकर चंद गज दूर खड़ी सफेद कार की तरफ इशारा कर दिया। गली में कुछ और कारें भी खड़ी थी। प्रताप मोहतात नजरों से इधर उधर देखता हुआ वजदान को तकरीबन घसीटता हुआ ले गया और कार का दरवाजा खोलकर वजदान को पिछली सीट पर लेटा दिया। खुद स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। कार गली से निकलकर सुखमवट रोड पर ही मुड़ी थी कि तकरीबन 50 गज दूर खड़ी एक और कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वो प्रताप की कार के पीछे लग गई। प्रताप ने उस कार को देख लिया था। वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। उसने बड़ी तेजी से सबवे अबूर किया और फल्टन चट रोड पर निकल आया और फिर गुज़िश्ता रोज रेलवे स्टेशन से टैक्सी पर जिन रास्तों से आया था कार को उन्हीं रास्तों पर घुमाता रहा। अगरचे रात के 2 बज चुके थे, लेकिन बाद सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदरफ्त जारी थी और प्रताप सिंह कम से कम 2 मरतबा हादसे का शिकार होते होते बचा। फासला अगरचे बढ़ गया था, लेकिन वो कार बदस्तूर ताक़ुब में लगी हुई थी। रेलवे स्टेशन से आगे निकलकर उसने कार ट्रेमेंट रोड पर मोड़ दी और फिर बड़ी तेजी से उसे एक तंग सी गली में घुमा दिया। इस तरह वो वक्ती तौर पर ताक़ुब में आने वाली कार को झांसा देने में कामयाब हो गया था। वो कार को घुमाकर एक और गली में ले गया। उस तरफ भी ट्रेमेंट टेम्पल का एक गेट था। उसने कार रोककर पिछली नशिस्त से वजदान को उतारा और उसका बाजू पकड़कर गेट की तरफ दौड़ा। वो मोटी मोटी आहनी सलाखों वाला बहुत बड़ा गेट था जो उस वक्त बंद था। गेट के ऊपर तेज रोशनी का मरकरी बल्ब जल रहा था। गेट के बाएं तरफ लोहे की सलाखों ही से एक तंग सा रास्ता बना हुआ था जिनसे बमुश्किल 2 आदमी पहलू बा पहलू गुजर सकते थे। प्रताप वजदान को खींचता हुआ उस रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। सामने बहुत वसी और सहन था। दाएं तरफ पेगोडा की तर्ज की एक मुख्तसर सी इमारत थी और सामने सहन के उस पार एक बड़ी इमारत थी, बहुत बड़ी इमारत। प्रताप वजदान को खींचता हुआ पहले दाएं तरफ वाली इमारत की तरफ दौड़ा। ठीक उसी लम्हे ताक़ुब करने वाली वो कार गेट के सामने रुकी और 2 आदमी उतरकर गेट की तरफ दौड़े। प्रताप मुड़कर मरकजी इमारत की तरफ दौड़ा। भागदौड़ की आवाजें सुनकर पहलू वाली छोटी इमारत का एक दरवाजा खुला और एक भिक्षु मकामी जुबान में चीखने लगा। प्रताप उसके चीखने की परवाह किए बगैर मरकजी इमारत की तरफ दौड़ता रहा और फिर फिजा अचानक ही फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। कई गोलियां प्रताप और वजदान के आसपास से गुजर गईं। मरकजी इमारत का शीशे वाला बुलंद दरवाजा खुल गया। शायद कोई भिक्षु बाहर आना चाहता था, मगर फायरिंग की आवाज ने उसे अंदर ही रहने पर मजबूर कर दिया। प्रताप वजदान को खींचता हुआ दरवाजे में दाखिल हो गया। सामने चबूतरे पर फास्टिंग बुद्धा का बहुत बड़ा मुजस्समा था। फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। कई गोलियां प्रताप सिंह की पुश्त में पेवस्त हो गईं। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। वो लड़खड़ा गया। उसने वजदान को अपने सामने खींच लिया और इस तरह गिरा कि वजदान उसके नीचे दब गया। वजदान के मुंह से भी खौफनाक चीख निकली थी। फायरिंग रुक गई। सहन में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर बड़ी उजलत में कार के रवाना होने की आवाज सुनाई दी। वजदान प्रताप सिंह की लाश के नीचे दबा हुआ चीख रहा था। उसने एक बार फिर दौड़ते कदमों की आवाजें सुनी। उसका दम घुटने लगा। उसने एक मरतबा फिर चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके हलक में घुट कर रह गई। उसकी आंखों के सामने तारीकी छाने लगी और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। वजदान को जब दोबारा होश आया तो उसका सर एक बूढ़े आदमी की गोद में रखा हुआ था। ऊंचे मुंह की तरह दाढ़ी, मूछों की जगह बेतरतीबी से बिखरे हुए चंद बाल, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई और उस बूढ़े शख्स की आंखों में अजीब सी कशिश थी। वो महाराज वांग वंग आया था। वांग वंग के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने वजदान को गोद में उठा लिया और बुद्धा के मुजस्समे के सामने से होता हुआ एक तरफ चलने लगा। वजदान अजीब सी नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। चंद मिनट पहले जो कुछ हुआ वो वजदान को दहला देने के लिए काफी था। होश में आने के बाद भी उसके दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। उसे अभी पूरी तरह यह इदराक नहीं हो सका था कि उस पर क्या बीत चुकी है। उसे बस इतना याद था कि प्रताप सिंह उसे लेकर दौड़ता हुआ टेम्पल में घुस गया था। तवील सहन में दौड़ते हुए उसने फिर अपने अकब में दौड़ते कदमों की आवाजें, किसी के चीखने और फिर फायरिंग की आवाजें सुनी। प्रताप उसे लेकर टेम्पल के अंदरूनी मरकजी दरवाजे में दाखिल हो गया था और फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी थी। प्रताप ने उसे अपने सामने खींच लिया था और फिर चीखता हुआ इस तरह गिरा था कि वजदान उसके नीचे दब गया था। वो खौफ और दहशत से बुरी तरह चीख रहा था और फिर उसकी आंखों के सामने तारीकी छाती चली गई और अब होश में आने पर उसने अपने आप को एक बूढ़े की आगोश में पाया था। वो महाराज वांग वंग्याय था जो उसे गोद में उठाए महात्मा बुद्ध के मुजस्समे वाले चबूतरे के पीछे एक तंग सी राहदारी में चल रहा था। अपने आप को एक पुरस्कार बूढ़े की आगोश में पाकर वजदान के जहन पर एक बार फिर खौफ गालिब आने लगा। इस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक और मकनातीसी कशिश थी। वजदान उसके चेहरे से नजरें हटाना चाहता था मगर कामयाब ना हो सका।
लगता था उस पुरस्कार बूढ़े की नजरें उसकी रूह की गहराइयों तक उतरी जा रही हैं। महाराज वांग वंग्याय एक और राहदारी में दाखिल होकर एक दरवाजे के सामने रुक गया। उसने पैर की ठोकर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर हल्की हल्की ठोकरें मारी, मगर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद बूढ़े ने कदरे जोर से ठोकरें मारी। इस मर्तबा नतीजा खातिर खा निकला और दरवाजा खुल गया। वो एक खूबसूरत लड़की थी। उम्र 22-23 के लगभग रही होगी। वो गहरी नींद से जागी थी। आंखों में सुर्खी और बाल बिखरे हुए थे। उसने गेरुए रंग की एक चादर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह लपेट रखी थी कि ऊपर के दोनों सिरे गर्दन के पीछे गिरा में बंधे हुए थे, जबकि नीचे वाले सिरे कमर पर बंधे हुए थे। इस तरह उसके जिस्म का सामने का हिस्सा पूरी तरह छुप गया था। जिस्म के निचले हिस्से पर ऐसी ही एक चादर लुंगी की तरह लिपटी हुई थी। उसका चेहरा सुता हुआ था। सुर्ख आंखों में नींद भरी हुई थी और जहन पर भी गालिबन गुनूदगी सितारी थी। लेकिन उस बूढ़े को देखकर उसकी नींद गायब हो गई। उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोनों हाथ आगे बांध लिए और उसके सामने झुक गई। महाराज वांग वंग्याय ने तेज लहजे में कुछ कहा। वो एकदम सीधी हो गई और कुछ कहे बगैर वजदान को बूढ़े की गोद से लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। वजदान के हवास कदरे बहाल हो रहे थे। उसने लड़की के आगोश में मुंतकिल होने के बजाय एक पैर नीचे लटका दिया और बूढ़े की गोद से निकलने की कोशिश करने लगा। बूढ़े ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर आहिस्तगी से नीचे उतार दिया। उसने थाई जुबान में नरम लहजे में कुछ कहा, मगर वजदान एक लफ्ज भी न समझ सका। महाराज ने लड़की की तरफ देखकर फिर तेज लहजे में कुछ कहा और वापस मुड़ गया। लड़की चंद लम्हे महाराज वांग वंग्याय को जाते हुए देखती रही। फिर उसने वजदान का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वजदान मतवहिश नजरों से इधर उधर देख रहा था। कमरा खासा वसी था। छत बहुत ऊंची और दीवारें बिल्कुल सपाट थीं। एक दीवार के करीब 3-4 फुट ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई 1.5 फुट से ज्यादा नहीं थी। चबूतरे पर महात्मा बुद्ध का तकरीबन 1 फुट ऊंचा एक मुजस्समा रखा था। उसके सामने एस्ट्रे नुमा एक बहुत खूबसूरत ट्रे रखी थी, जिसमें लोबान या उससे मिलती जुलती कोई चीज सुलग रही थी। कमरे की फिजा में भीनी भीनी सी महक फैली हुई थी। कमरे की एक दीवार के करीब फर्श पर एक चादर बिछी हुई थी। दीवार के करीब एक छोटा सा रैक इस्तादा था, जिसमें चंद किताबें रखी हुई थी। इन चीजों के सिवा कमरे में कुछ और नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की पातोंग राहिबा थी। वो वजदान का हाथ पकड़े हुए उसे फर्श पर बिछी हुई चादर के करीब ले आई और दिलचस्प नजरों से उसका जायजा लेने लगी। और फिर दूसरे लम्हे उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। वजदान का फ्रॉक खून आलूद था। बाहों और टांगों पर भी खून लगा था। पातोंग उसकी बाहों और टांगों को छू कर देखने लगी, फिर उसके पूरे जिस्म को टटोल डाला। किसी मौके पर भी वजदान ने तकलीफ का इजहार नहीं किया। पातोंग के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। वो जख्मी नहीं था। उसके लिबास, बाहों और टांगों पर खून कहीं और से लगा था। वजदान ने भी पहली मर्तबा अपने लिबास और जिस्म पर खून देखा था। उसकी आंखों में वहशत सी तैर गई और यकायक उसे याद आ गया कि गोलियां चली थी और प्रताप सिंह चीखता हुआ उसके ऊपर ढेर हो गया था। यकीनन वो जख्मी हुआ था और यह खून उसी का था। वो पुरस्कार बूढ़ा उसे यहाँ उठा तो लाया था, लेकिन प्रताप सिंह के बारे में उसे कुछ नहीं पता था कि वो किस हाल में है। वो जिंदा था या? वजदान कांप कर रह गया। उससे आगे वो कुछ नहीं सोच सका था। पातोंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसके दोनों बाहों से पकड़कर बड़ी दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वजदान ने लड़कियों वाला लिबास पहन रखा था। नाक में काले धागे की नथनी भी थी और कानों में बालियां भी। गोरी चिट्टी रंगत, चेहरे के दिल फरेब नकूश और सुर्ख होंठ। वो उसे लड़की ही समझ रही थी और उसे ये समझने में भी देर न लगी कि इसका ताल्लुक किसी हिंदुस्तानी फैमिली से था। बैंकॉक में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी आबाद थे। उसने बहुत सी ऐसी हिंदुस्तानी लड़कियों को देखा था जिनकी नाक में इस तरह के काले धागे या सोने या चांदी की नथनी होती थी। पातोंग चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने थाई जुबान में कुछ कहा भी, मगर वजदान एक लफ्ज भी न समझ सका और हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखता रहा। पातोंग उठकर खड़ी हो गई। उसने किताबों वाले रैक के ऊपर दीवार में बनी हुई एक अलमारी खोली। चंद लम्हे अलमारी के अंदर कुछ देखती रही, फिर गिरे हुए कपड़े की एक चादर बाहर निकाली। उसने चादर को फर्श पर डाल दिया और वजदान की फ्रॉक के पीछे से जिप खोलने लगी। वजदान को समझने में देर न लगी कि वो क्या करना चाहती है। वो मचलकर मज़ाहमत करने लगा। पातोंग थाई जुबान में बड़बड़ाते हुए फ्रॉक की जिप नीचे की तरफ खींचती चली गई और जब उसने फ्रॉक नीचे खींचा तो उसके साथ उसकी चड्डी भी खींचती चली गई और फिर पातोंग चीखती हुई उठ खड़ी हुई। वो चंद लम्हे मतहुश नजरों से वजदान को देखती रही, फिर तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। वजदान बदहवास अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए फैल गए थे। उसका राज खुल गया था। वो लोग अब तक उसे लड़की समझते रहे थे और ये राज खुलने के बाद कि वो लड़की नहीं लड़का है, पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। उसका दिल चाह रहा था कि यहाँ से वो भाग जाए।
उसने चड्डी ऊपर खींचकर दोबारा फ्रॉक पहन ली, लेकिन पीछे की जिप नहीं लगा सका। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजा खोल भी लिया, मगर कदम बाहर निकालते ही वो रुक गया। वो कहाँ जाएगा? प्रताप सिंह के बारे में तो कुछ पता नहीं कि वो किस हाल में है और कहाँ है। उसका कोई ठिकाना था नहीं। भयानक मौत कदम कदम पर उसका पीछा कर रही थी। ऐसी हालत में यही जगह उसके लिए महफूज थी। उसने अभी तक सिर्फ इस पुरस्कार बूढ़े और लड़की को देखा था। दोनों का सलूक उससे मुशफ़िकाना था। ये लोग उसके दुश्मन नहीं थे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके लिए यही जगह सबसे ज्यादा महफूज थी। वो अंदर आ गया और आहिस्तेगी से दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरे के वस्त में खड़ा इधर उधर देखने लगा। सपाट दीवारों पर एक ही कहानी लिखी हुई नजर आ रही थी। मौत के फरिश्ते उसके ताक़ुब में थे और वो अब तक उनसे बचता रहा था। प्रताप उसकी जिंदगी का साया बना हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ है और किस हाल में है? वजदान ये सब कुछ जानने के लिए बेचैन हो रहा था। वो लड़की भी उसे कमरे में छोड़कर भाग गई थी। शायद उस बूढ़े को उसके बारे में बताने गई थी। उसके दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। एक गुबार सा था जो दिमाग में भरता चला जा रहा था। उसने चबूतरे पर रखे हुए महात्मा बुद्ध के मुजस्समे की तरफ देखा। बुद्ध के होठों की मुस्कुराहट से उसे कुछ हौसला मिला। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मुजस्समे के सामने जा खड़ा हुआ। बुद्ध के होठों की मुस्कुराहट शायद उसे ये पैगाम दे रही थी कि जिंदगी के मसाइब में घिरकर भी मुस्कुराना सीखो। वजदान मुजस्समे को देख ही रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर पीछे घूम गया। पातोंग दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर और आंखों में उलझन के तासुरात नुमाया थे। वो करीब आकर चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे फर्श पे बिछी हुई चादर पे ले आई और कुछ कहते हुए उसका फ्रॉक उतारने लगी। इस मर्तबा वजदान ने कोई मज़ाहमत नहीं की और इस मर्तबा चड्डी भी अपनी जगह से नहीं सरकी थी। पातोंग ने खून आलूद फ्रॉक तय करके एक तरफ रख दिया और उसे बाजू से पकड़कर कमरे के बाहर ले आई। राहदारियों में घूमने के बाद वो एक कुशादा बाथरूम में आ गए। एक तरफ बाथ टब भी था जो पानी से भरा हुआ था। उसके ऊपर दीवार के साथ एक शेल्फ पर चंद बोतलें रखी हुई थी। पातोंग ने एक बोतल उठाकर सयाल के चंद कतरे पानी में टपकाए और वजदान की तरफ देखने लगी। वजदान उसकी निगाहों का मतलब तो समझ गया था, मगर उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। पातोंग उसका हाथ पकड़कर बेसन के पास ले गई। पहले उसके खून आलूद बाजू धुलाए और फिर टांगे। वजदान दरवाजे की तरफ वापस मुड़ना चाहता था कि पातोंग ने उसे बाजू से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए टब की तरफ इशारा करने लगी। फिर वजदान चड्डी उतारे बगैर टब में घुस गया। पानी में बड़ी मशहूर कुन सी महक थी। वो पानी में बैठा रहा और पातोंग उसे मल मल कर नहलाती रही। बिला आखिर वो टब से बाहर आ गया। पातोंग खूंटी पर टंगा हुआ बड़ा सा तौलिया उठाकर उसका जिस्म रगड़ने लगी। वजदान ने उससे तौलिया लेकर जिस्म पर लपेट लिया और गीली चड्डी उतारकर टब के करीबी फर्श पर डाल दी। पातोंग उसे दोबारा उसी कमरे में ले आई और उसके जिस्म पर लिपटा हुआ तौलिया उतारकर गेरुए रंग की चादर साड़ी की तरह उसके जिस्म पर लपेट दी और उसे बैठने का इशारा किया तो वो उसके करीब ही फर्श पे बिछी हुई चादर पर बैठ गया। सबाई डीरियो, पातोंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने थाई जुबान में पूछा था कि वो कैसा है या अब कैसा महसूस कर रहा है। वजदान ने सिंगापुर में रहते हुए मैंडेरियन जुबान तो अच्छी खासी बोलना सीख ली थी। इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल और समझ सकता था। जजीरे पर उर्दू, हिंदी और पंजाबी जुबानें भी बोली जाती थीं। वहाँ थाई बाशिंदे भी मौजूद थे, लेकिन वजदान का कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा था, इसीलिए वो थाई जुबान का एक लफ्ज भी नहीं समझ सकता था। उस वक्त भी इसकी समझ में ना आ सका कि पातोंग ने क्या कहा है। खून चिवाराई यानी तुम्हारा नाम क्या है? वजदान इस मर्तबा भी हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखता रहा। पातोंग ने एक जुमला और कहा। वजदान इस बार भी कुछ नहीं समझ पाया। पातोंग के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो कुछ देर तक उसके चेहरे को तकती रही, फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर चौंक गई। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। वही बूढ़ा था जो वजदान को गोद में उठाकर यहाँ तक लाया था। उसे देखकर ना जाने क्यों वजदान पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। महाराज वांग वंगयाई ने उसकी तरफ देखते हुए थाई जुबान में कुछ कहा, लेकिन वजदान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इससे पूछने की कोशिश कर चुकी हूँ कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, मगर ये थाई जुबान नहीं समझता। पातोंग ने महाराज की तरफ देखते हुए कहा। उसका लहजा और अंदाज़े तखातुब बहुत मुअद्दिबाना था। क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो लड़के? महाराज वांग ने वजदान की तरफ देखते हुए अंग्रेजी में कहा। ओह यस। वजदान जल्दी से बोला। चाचा प्रताप कैसा है? उसे शायद गोली लगी थी। मेरे साथ आओ। महाराज ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। फिर पातोंग से थाई जुबान में कुछ कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वजदान भी उसके पीछे चल पड़ा। वो दोनों कमरे से निकलकर मुख्तलिफ राहदारियों में चलते रहे। बाज राहदारियां तो काफी कुशादा थी और बाज तंग।
एक मौके पर वो 5-6 सीढ़ियां भी उतरे और फिर एक राहदारी का मोड़ मुड़ते हुए महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वजदान को अच्छी तरह याद था कि प्रताप सिंह के साथ वो कार से उतरकर दौड़ता हुआ एक बहुत बड़े वाट बुद्ध खानका में दाखिल हुआ था। उसने प्रताप के साथ गिरने से पहले महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा मुजस्समा भी देखा था, लेकिन उसे हैरत हो रही थी कि ये कौन सी जगह थी। तहखाने और राहदारियां। उसे अगरचे इन राहदारियों और तहखानों से खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो इस बूढ़े की तरफ से मुतमईन था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बूढ़े का रवैया अब तक दोस्ताना रहा था और पातोंग भी उसके साथ बड़े हमदर्दाना तरीके से पेश आई थी। उसे अपने हाथों से नहलाया था और उसका लिबास तब्दील किया था। बिलाखिर वो एक कुशादा कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे में भी एक चबूतरे पर बुद्ध का छोटा सा मुजस्समा नस्ब था। एक तरफ दीवार के साथ स्याह पत्थरों का एक लंबा सा चबूतरा था, जिसके एक तरफ तकिए की तरह मामूली सा उभार था। वजदान को समझने में देर ना लगी कि ये चबूतरा बेड के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसकी दूसरी तरफ रैक थे जो किताबों से भरे पड़े थे। फर्श पर एक चादर बिछी थी। बूढ़े ने वजदान को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज योगा के आसन से मिलता जुलता था और इस उम्र में भी उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी। मामूली से झुकाव भी नजर नहीं आता था। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? चाचा प्रताप कहाँ है? प्रताप गालिबन वो आदमी है जो तुम्हारे साथ खानका में दाखिल हुआ था। महाराज वांग वंग्याय ने पूछा। हाँ, वो मेरा चाचा है। उसे शायद गोली लगी थी। हाँ, उसे गोलियां लगी थी। वांग वंग्याय ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा लड़के। तुम्हारा चाचा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था। वजदान सन्नाटे में आ गया। एक लम्हे को तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जिस्म मफलूज हो गया हो। वो फटी फटी सी नजरों से बूढ़े की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में गुबार सा भरता जा रहा था और फिर वो बैठे बैठे झूलने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होती जा रही थी। बूढ़े महाराज वांग वंग्याय ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और बड़ी आहिस्तगी से फर्श पर लिटाकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे देने लगा। फिर उसने ग्लास फर्श पर रखकर उसके गाल थपथपाए। वजदान ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे की रंगत एकदम बदल गई थी। महाराज ने अलमारी में से एक बोतल निकालकर उसमें भरे हुए स्याल के चंद कतरे पानी में मिलाकर ग्लास उसके होठों से लगा दिया। वजदान को सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, मगर पानी के 2 घूंट पीते ही उसकी हालत संभलने लगी। वो सीधा होकर बैठ गया और वीरान सी नजरों से महाराज की तरफ देखने लगा। सच्चाई वो चीज है जिसमें सबसे ज्यादा कड़वाहट होती है। महाराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अगर एक मर्तबा ये कड़वा घूंट भर लिया जाए तो खूबसूरत फरेब में लिपटा हुआ झूठ अपना असर खो देता है। मैं झूठ का फरेब देकर तुम्हें प्रताप सिंह के जिंदा होने की खबर सुना सकता था। तुम्हें सहारा तो मिल जाता, मगर वो आर्जी होता, और जब तुम्हें हकीकत का पता चलता तो इससे ज्यादा दुख होता जिस दुख का तुम इस वक्त सामना कर रहे हो। जिंदा रहने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। तुम सच्चाई के साथ एक कदम आगे बढ़ाओगे तो रास्ता खुलता चला जाएगा। वजदान का दिमाग माफ हो रहा था। महाराज की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, और अगर कोई बात समझ आई थी तो वो ये कि प्रताप सिंह खत्म हो चुका था। माँ बाप के बाद वही उसका सहारा था और अब ये सहारा भी उससे छिन गया था। चाचा प्रताप कहाँ है? उसकी आवाज में नकाहत थी। तुम शायद मेरी बात नहीं समझे। मेरा मतलब उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश पुलिस ले गई है। उसके लिबास से जो कागज बरामद हुए उनसे पता चला कि प्रताप सिंह नाम का वो शख्स सिंगापुर का एक बहुत बड़ा ताजिर था। फायरिंग की आवाज सुनकर मैं उस वक्त बाहर निकला तो प्रताप सिंह की लाश खून में लथपथ थी। उसकी पुश्त पर लातादाद गोलियां लगी हुई थी। तुम उसके नीचे दबे हुए थे। मेरा ख्याल था कि तुम भी मर चुके, लेकिन जब तुम्हें उसकी लाश के नीचे से निकाला गया तो ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि तुम्हें कोई गजन तक नहीं पहुंचा था। इसीलिए मैंने तुम्हें अंदर पहुंचा दिया ताकि बहता हुआ खून देखकर तुम्हारे जहन पर कोई बुरा असर ना पड़े। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी हालत संभल जाएगी तो तुम्हें पुलिस की तहवील में दे दिया जाएगा, लेकिन पातोंग ने तो यह दिलचस्प इंकशाफ किया कि तुम लड़की नहीं लड़के हो। इस इंकशाफ के बाद मैंने तुम्हें पुलिस की तहवील में देने का फैसला बदल दिया है। मेरा ख्याल है मामला वो नहीं जो मैं पहले समझ रहा था। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, मकतूल से तुम्हारा क्या ताल्लुक था, और वो लोग कौन थे जिन्होंने इबादतगाह के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया और यहाँ खून बहाकर चले गए। उन्होंने चाचा को मार दिया। वो मुझे भी मार देंगे। वो मुझे मारना चाहते हैं। वजदान ने गिलोगीर आवाज में कहा। कौन है वो लोग? तुमने क्या बिगाड़ा है उनका? कुछ नहीं, पता नहीं वो कौन लोग हैं। उन्होंने मेरे माँ बाप को भी मार दिया था। वो मुझे भी मार देना चाहते हैं। चाचा प्रताप मुझे उनसे बचाता रहा।
उन्होंने सिंगापुर में भी कई आदमी को कत्ल कर दिया था। सिंगापुर की पुलिस भी मेरी हिफाजत न कर सकी। मैं जहाँ जाता वो लोग मुझे ढूंढ लेते। चाचा प्रताप मुझे यहाँ ले आया, बैंकॉक में। वो मुझे महाराज वांग वंग्याई के पास ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले कि हम महाराज तक पहुंचते, दुश्मनों ने हमारा सुराग लगा लिया और महाराज वांग वंग्याय उसकी बात सुनकर चौंके बगैर न रह सका। वो चंद लम्हे गहरी नजरों से वजदान को देखता रहा, फिर बोला, प्रताप सिंह तुम्हें महाराज के पास क्यों ले जाना चाहता था? चाचा का ख्याल था कि महाराज एक ऐसा आदमी है जो मुझे दारा और किम जैसे मौत के फरिश्तों से बचा सकता है। उसने अपने एक दोस्त के जरिए कोशिश की थी, लेकिन पता चला कि महाराज से मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने महाराज के एक शागिर्द भूपांग से मिलने का मशवरा दिया था, पर वो भी बैंकॉक से बाहर गया हुआ है। दिलचस्प। महाराज वांग वंग्याय की आंखों में चमक उभरी। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, प्रताप सिंह की तो महाराज से मुलाकात की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, मगर तुम खुशकिस्मत हो कि मौत का मुकाबला करते हुए यहाँ तक आ गए। महाराज वांग वंग्याय इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। वजदान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी हिचकियां रुक गईं। उसे ये बूढ़ा पहले से ज्यादा पुरस्कार नजर आ रहा था। लॉर्ड बुद्धा ने भाईचारे और अमनो आश्ती का दर्श दिया, लेकिन लोग उनकी तालीमात को भूल गए। शैतान के जाल में आकर लोग अच्छाई को भूलकर बुराई की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। सड़कों पर खून की नदियां बह रही हैं और इबादत गाहों में बेगुनाहों के खून के छींटे उछाले जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई की महक महसूस हो रही है। मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। वो लोग कौन हैं और तुम्हें क्यों कत्ल करना चाहते हैं? अगर तुम वांग वंग्याय की नजरों में बेगुनाह हुए तो बदी की बड़ी से बड़ी कुव्वत का हाथ भी तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। वो तुम्हारे साए से भी डरने लगेंगे। वजदान चंद लम्हे खामोशी से महाराज की तरफ देखता रहा और फिर उसको अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। आखिर में वो कह रहा था, जब सिंगापुर में रहना मुश्किल हो गया तो चाचा प्रताप सिंह भेस बदलकर मुझे यहाँ ले आया। पहले हम कोलालमपुर आए थे। किम हमारी तलाश में वहां भी पहुंच गया। हम बाल बाल बचे थे। उसी रात हम चोरी छुपे कोलालमपुर से निकल आए थे और आज रात। अब यहाँ से कहानी आगे वजदान की अपनी जुबानी सुनिए। मैं खामोश हो गया। चंद लम्हे अपने सामने बैठे हुए महाराज वांग वंग्याय को देखता रहा, फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आज रात में गहरी नींद सोया हुआ था कि चाचा प्रताप सिंह ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। उसने बताया कि दारा ने हमारा सुराग लगा लिया है और टेलीफोन पर धमकी दी है कि सुबह 10 बजे से पहले पहले मुझे उसके हवाले कर दिया जाए, वरना वो चाचा प्रताप को भी हलाक कर देगा। चाचा ने होटल के वेटर को कुछ रकम देकर एक गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया। हम चोरी छुपे होटल से फरार हुए थे, पर उन्हें पता चल गया और एक गाड़ी हमारे पीछे लग गई। चाचा का ख्याल था कि इस खानका में दाखिल होकर हम उनसे बच जाएंगे, लेकिन मौत ने चाचा प्रताप सिंह को झपट लिया। वो बहुत अच्छा आदमी था। मेरे डैडी से किया हुआ वादा निभाने के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अपने मजहब तक से बगावत कर डाली थी। उसने दाढ़ी और केस मुंडवा दिए थे। मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए बिलाखिर उसने अपनी जान दे दी। उसने मेरे मरते हुए बाप से वादा किया था कि वो जब तक जिंदा रहेगा मुझ पर आंच नहीं आने देगा। वो वाकई मुझ पर जिंदगी का साया बना रहा और अब। मेरी आवाज घुट कर रह गई। आंखों से आंसू बह निकले और फिर मैं हिचकियों से रोने लगा। महाराज वांग वंग्याय अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गया और मेरे सर पे हाथ रखते हुए बोला, जिंदगी नाम ही नशेबो फराज का है। अच्छे बुरे वक्त इंसान पर आते रहते हैं। दुश्वारियों पे काबू पाना ही हौसला मंदी है। ये एक अलग बात है कि तुम कम उम्री में ही मुश्किलात के भंवर में फंस गए हो, और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि तुम एक हौसलामंद बच्चे हो। नहीं, मैं तुम्हें बच्चा नहीं कहूंगा। तुम तो एक बहादुर और दिलेर नौजवान हो। अब तुम मेरी पनाह में आ गए हो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दुश्मन का साया भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। मैं तुम्हारी इन बाहों में फौलाद भर दूंगा। लेकिन महाराज, दारा बैंकॉक में मौजूद है। अगर उसने मुझे तलाश कर लिया तो? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, अब वो तुम्हें तलाश नहीं कर सकेगा। वो तुम्हें उस वक्त तक तलाश नहीं कर सकेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। महाराज ने कहा, क्या मैं प्रताप चाचा को देख सकता हूँ महाराज? उसका यहाँ कोई नहीं है। उसके आखिरी रसूमात कौन अदा करेगा? उसका इंतजाम हो जाएगा। अब रात बहुत हो चुकी है। पुलिस ने प्रताप सिंह की लाश अस्पताल भिजवा दी थी। सुबह मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। आखिरी बार देख लेना उसको। अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे।
वहां सोने के लिए फर्श ही था जिस पर चादर बिछी हुई थी। महाराज वांग वंग तो उठकर उस चबूतरे पर लेट गया जिसे मैंने देखते ही बेड तस्वुर कर लिया था। मैं फर्श पर बिछी हुई चादर पर लेट गया। तकिए के लिए एक मोटी सी किताब उठाकर सर के नीचे रख ली और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। यहाँ पर पार्ट 13 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 14 समाप्त फरमाएं।